हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राजीव में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो नया वाला बुक आया फ्रेंड्स, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आज ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत को देखेंगे। जो नया वाला बुक है फ्रेंड्स लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को ऐड किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऐतिहासिक स्रोत। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? आंसर होगा पुराण। पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? कौन सा ग्रंथ दावा करता है ये? आंसर होगा महाभारत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा महाभारत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किस ग्रंथ का धर्म ग्रंथ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है, किस धर्म का है? तो याद रखिएगा बौद्ध का। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? आंसर है बौद्ध का। जातक भी किसका ग्रंथ है? तो याद रखिएगा बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन के। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है राजनीतिक नीतियां पर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखिएगा राजनीतिक नीतियां पर। अगला प्रश्न है, कलहन का पुस्तक का नाम क्या है? आंसर होगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कलहन है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पाणिनि है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी या हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा बाणभट्ट थे। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्हन। विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बिल्हन है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। बाकी इसमें जो निरियाकस, एनासिक्रेटिस और एरिस्टोबुलस है, ये सिकंदर के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज विदेशी यात्रियों में सबसे पहले भारत आया था। ये किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। या इस तरह से पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफिया की रचना किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रेबो ने। ज्योग्राफिया की रचना किसने किया था? एस्ट्रेबो ने किया था। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा नेचुरलिस हिस्टोरिया। नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्लिनी है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना किसने किया था? आंसर है अज्ञातनामा। यूनानी लेखक ने पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना किया था। फाहियान कहाँ का निवासी था?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का। फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान चीन का निवासी था और ये किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनसांग। हेनसांग किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल शासक को। पाल साम्राज्य को अरब यात्री सुलेमान ने रुहमा कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार था। अल-बेरूनी एक इतिहासकार था, किसके शासनकाल का, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के शासनकाल का। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। आंसर हो जाएगा मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो याद रखिएगा मोरक्को का था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का था, तो याद रखिएगा मोरक्को का था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किसने किया था, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित विद्वानों ने में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था, जिसने हड़प्पा की खोज कब किया था, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे। आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए है कि यह, इसका आंसर हो जाएगा कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था। आंसर हो जाएगा जेम्स फ्रेंसअप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो याद रखिएगा जेम्स फ्रेंसअप। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। आंसर हो जाएगा प्राकृत व ब्राह्मी में। अभिलेख के अशोक का जो अभिलेख है वो किस भाषा में है, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह ए कुना कंधार से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान वाला एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से जो प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख क्या संदर्भित करता है। आंसर होगा केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख का संबंध किससे है, केवल वासुदेव से है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल से है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक शासक रुद्रदामन के द्वारा सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सदी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र की स्मृति में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर है एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से है। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया था? रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से, जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल अभिलेख में। कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो याद रखिएगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राज प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? राजा राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? आंसर है उत्तर मेरूर अभिलेख में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? आंसर है आहत सिक्के को। भारत में प्राचीनतम मुद्रे को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आहत सिक्का कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाया था। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा कुषाणों ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीसा के। सातवाहन के समय में सीसा का सिक्का चला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुआ था? तो याद रखिएगा गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्का मिला है? आंसर हो जाएगा अरिकमेडु से। रोमन के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? आंसर हो जाएगा स्वर्ण भूमि। बर्मा का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा स्वर्ण भूमि था। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आंसर है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कंबोडिया में है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्लिनी है। किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा लैटिन भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है?
आंसर है अरबी भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और यह मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? आंसर है मागध का। चीनी यात्री सुनयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा किया था। अगला प्रश्न है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में। रवातक अभिलेख का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क से। रवातक अभिलेख का संबंध कनिष्क से है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर है हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उत्वाचित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेम्स फ्रेंसेप ने। ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स फ्रेंसेप ने। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दायां से बायां लिखा जाता था खरोष्टी लिपि और बायां से दाएं लिखा जाता था ब्राह्मी लिपि। इस तरह से हम लोग का दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में, प्रागैतिहासिक काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नया बुक को हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं।